बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। दो बड़े अहम केसेस हैं। एक केस है कराची की एहतसाब अदालत में और एक केस है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के पास साबका मेजर जनरल का केस है, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जिन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की बिल्डिंग को बेचा था और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है एहतसाब अदालत में और उनको तलब कर लिया गया है। ये क्या है रेफरेंस और इसमें क्या एलिगेशंस हैं और क्या चार्ज शीट लगने जा रही है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आसिम बाजवा साहब के मामले को भी हम डिस्कस करेंगे और एंड पर हम बात करेंगे मलक रियाज के दामाद को एहतसाब अदालत कराची से बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनकी दरख्वास्त खारिज हुई है। वो क्या दरख्वास्त थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम आ जाते हैं पहले जकार्ता के जो साबिक जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे, 2001-2002 में ये जनरल मुशर्रफ के दौर में थे और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है। वो एलिगेशन जो था वो करप्शन का था और उसकी बुनियाद पर रेफरेंस फ़ाइल किया गया और इनको 17 सितंबर के लिए तलब किया गया है। अब 17 सितंबर को जब ये जाएंगे और इनके ऊपर फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अब ये जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, इसमें जिस तरीके की जो एलिगेशंस हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा और फिर परवेज़ मुशर्रफ का जो इसमें किरदार है पॉजिटिव, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जब से ये मेजर जनरल के हवाले से ख़बरें चली थी कि उनके मुशर्रफ का लगाया हुआ जो सफ़ीर था इंडोनेशिया का, उसने इतना बड़ा पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों के कानों में ये ख़बर मैं पहुंचाना चाहूँगा कि उस वक्त मुशर्रफ ने क्या एक्शन लिया था। अब ये जो है कि इन्होंने जो जकार्ता में पाकिस्तान की जो सफारत खाने की बिल्डिंग थी उसको गैर कानूनी तरीके से इसने बेच डाला और इसमें यह कहा गया है, ये डॉक्टर कैसर रशीद हैं, इनकी कंप्लेंट है जिसके ऊपर ये रेफरेंस फाइल किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो साबका जो आर्मी के थे मिलिट्री रूलर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने अपॉइंट किया था जनरल जो है मेजर जनरल हैं सैयद मुस्तफ़ा अनवर हुसैन, इनको अपॉइंट किया था 2001 में। और नैब की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि इसकी पोस्टिंग के बाद बतौर एम्बेसडर टू इंडोनेशिया मिस्टर हुसैन ने जो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्पोज करने का, उसको ज़ाय करने का, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया था। और ये अपनी अपॉइंटमेंट के कुछ दिनों बाद, तकर्री के कुछ दिनों बाद ये काम शुरू हो गया था। साथ जो नैब के इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि फ़ॉरेन जो अफेयर्स हैं, जो वजारत ख़ारजा है, उसकी इजाज़त के बग़ैर और साथ ही इसने MS पामा सित्रा परमै को इस कंपनी को इस मामले के लिए इस्तेमाल किया और उसको सामने लाकर ये जो ब्रोकर है उनके ज़रिए इन्होंने, ये ब्रोकर एजेंट कंपनी है, इसके ज़रिए इन्होंने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्लेम करते हैं कि जो एक लेटर है 2001 में 8 अगस्त 2001 का एक लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, उसके ज़रिए जो एक्स एम्बेसडर था उसने एक प्रपोजल भेजी थी सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन 2 फेजेज़। उसने लेटर भेजा फॉरेन ऑफिस को कि ये 2 फेजेज़ में मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने लगा हूँ। साथ इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि उसने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, अपने सोर्सेज की बुनियाद पर उसने कह दिया कि इसकी इतनी कीमत बनती है और मैं इतने में सेल कर रहा हूँ। ना ही उसने कोई कोई कोटेशंस मंगवाई हैं, ना उसने कोई रेट लगवाए हैं, ना उसने कोई एडवर्टाइजमेंट की है। और जो रूल्स थे, जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स थे, उनकी वायलेशन की गई और उसकी वायलेशन करते हुए इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। और उसने खुद उस कंपनी को फिर परमिशन ग्रांट की और ये सारे के सारे जो मामलात थे उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेच दी। नैब रेफरेंस में ये अलर्ज किया गया है कि ना उसके पास कोई अथॉरिटी थी, ना उसने कोई एग्रीमेंट सेल दिखाया, ना उसने कोई उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था। और ये जो चांसरी बिल्डिंग थी उसको इसने मिनिस्ट्री से भी, वजारत ख़ारजा से भी, जब उसकी सेल हो रही है, जब उसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, तब सारी चीज़ों को राज में रखा और अंधेरे में रखा वजारत ख़ारजा को। साथ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए 10 अप्रैल 2002 को जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है उसके ऑफिस को बाईपास करते हुए उसने फॉरेन अफेयर्स से एक अप्रूवल लेने की कोशिश की और ये पहले बेच चुके थे, बाद में अप्रूवल लेने की कोशिश की। साथ ये कहा गया है कि जो अप्रूवल लेने जब गए तो जब सारे मामलात खुलकर सामने आ गए
तो फिर परवेज़ मुशर्रफ ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने पहली दफ़ा मेजर जनरल रिटायर्ड को कहा कि ये गिल्टी है और इसने ये सारा गैर कानूनी किया है और इसने ये करप्शन की है। अब जब हमने पहले दिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक तो पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि जो बड़े रिटायर्ड जो बड़े अफसर हैं फ़ौज के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और जो गिल्टी है उसको उसका जवाब देना चाहिए। इससे फ़ौज के इदारे का जो म्यार है और उनका जो कैलिबर है वो और बढ़ेगा। लेकिन इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अब नवाज शरीफ के दौर में अगर कोई जाकर किसी मुल्क का सफ़ीर वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम करता था तो हम तो कहते हैं ये उसका इंडिविजुअल काम है। इमरान खान के दौर में अगर कोई किसी मुल्क का सफ़ीर है वो वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम करता है, हम कहेंगे वो उसका इंडिविजुअल फेल है। तो जब मुशर्रफ साहब ने किसी बंदे को लगाया है और उस बंदे ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई गैर कानूनी काम किया है तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि मुशर्रफ ने लगाया था, मुशर्रफ भी इसमें गुनहगार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ के दौर में फिर जितनी करप्शन हुई है उस सारी का ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है, चाहे वो आज चीमा करता रहे, चाहे वो फवाद हसन फवाद करता रहे। ऐसे नहीं होता। अब परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में ही जैसे ये सारा मामला खुला उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उस इंक्वायरी कमेटी ने उस वक्त रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी कि ये गिल्टी है। लेकिन क्योंकि नैब उस वक्त एक्टिव नहीं थी, नैब जहाँ बाकी सियासतदानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई थी और ये पेंडिंग चलती आ रही थी। अब इस रेफरेंस में ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि जो जिस कंपनी के ज़रिए इन्होंने उस बिल्डिंग को बेचा है या उसका पूरा प्रोसीजर किया है वो फेक कंपनी थी और ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने उस फेक कंपनी के ज़रिए ये गैर कानूनी काम किया है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के ख़जाने को 1.32 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया है और ये करप्शन की है और करप्शन का पैसा खा गए हैं और इनके ख़िलाफ़ अब रेफरेंस फ़ाइल हो गया है और अदालत ने 17 सितंबर को इनको तलब कर लिया है। अब 17 सितंबर को ये जज मोहम्मद बशीर की अदालत में ये वही जज साहब हैं जिन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी मरियम सफदर को और नवाज शरीफ को। उन जज साहब के पास ये केस लग गया और 17 सितंबर को इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब हम आ जाते हैं आसिम बाजवा साहब के हवाले से। बड़ी अहम चीज़ें हैं क्योंकि आसिम बाजवा साहब का जो रिज़ाइन है वो मंजूर करने से इनकार कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि जो उनके खिलाफ एलिगेशन था और जो उन्होंने सबूत आकर मुझे दिखाए हैं उनमें ये बात साबित होती है कि जो प्राइमा फिशा है वो हक पर हैं और उन्होंने कोई इलीगैलिटी नहीं की। और साथ वो ये कह रहे हैं कि उनका जो रिज़ाइन है वो कबूल नहीं किया जाएगा। वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, एक प्रोफेशनल इदारे में रहे हैं, उन्होंने काम किया है और अब उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और स्पेशली सी पैक के काम पर और उस प्रोजेक्ट पर उनकी बड़ी मेहनत है और वो उनको रहना चाहिए। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भी है कि अहमद नूरानी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाता है, उसकी एक पोस्ट के ऊपर इतने बड़े आदमी का जवाब दे देना और खुलकर, और आपने देखा होगा कि रात को आप देख लो हर टॉक शो में आपको आसिम बाजवा नज़र आएगा अपने आप को डिफेंड करते हुए मीडिया के सामने। आज तक आसिफ जरदारी ने कोई एक मीडिया टॉक की है जिसमें वो अपने आप को अपने कागजात को जमा करवा रहा हो, या नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने? ये तो बात ही नहीं करता। ये सिर्फ अल्लाह रसूल की कसम उठा के कह देते हैं जी हमने ढीले की, करप्शन भी नहीं की, हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। दूसरी तरफ आप बिलावल जरदारी के अंदर की आप वो देखें कि कितने ये जालिम लोग हैं और इनके अंदर नफ़रत बड़ी है। वो कहते हैं कि जो अगर वो सहाफ़ी के इल्ज़ाम झूठे थे तो फिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? अब इनके अंदर क्योंकि कोई इखलाकियात नामी चीज़ तो है नहीं कि जो भी इज़्ज़तदार आदमी होते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो वो अपने आप को पेश करता है। अब इनकी तरह तो है नहीं। अब इनका ये कहना कि अगर वो रिज़ाइन ना करते तो इन्होंने कहना था रिज़ाइन क्यों नहीं किया, अब रिज़ाइन के लिए पेश किया है तो फिर कहते हैं जी कि ये सारे के सारे मामलात इनमें उनको जवाब देना चाहिए। फिर साथ बिलावल जरदारी कहते हैं कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब जवाब दे हैं तो आसिम बाजवा जवाब दे क्यों नहीं है? आसिम बाजवा ने ये कब कहा है कि मैं जवाब दे नहीं हूँ? और काजी फैज़ ईसा साहब का मामला हुजूर अलग है। उनकी अहलिया आज तक जवाब नहीं दे रही और आज तक वो भाग रही है और वो उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। और इन्होंने बजाय इसका कि ये कहते कि आप क्यों मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सहाफ़ी कौन होता है, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन देने वाला ठीक नहीं है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उसने ऐसी कोई बात नहीं की बल्कि उसने जो सबूत है वो सामने रख दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो इसके ऊपर मेरा एहतसाब करना चाहता है मैं तैयार हूँ। तो आप काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ वाला मामला आप
यहाँ लेकर ना आए। वो काजी फैज़ ईसा साहब की जो वाइफ हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और यहाँ इन्होंने जवाब दे दिया है, और यही वजह है कि इमरान खान ने उन जवाबात की रोशनी में वो रिज़ाइन कबूल नहीं किया। अब हम आ जाते हैं मलक रियाज के जो दामाद हैं उनके केस के हवाले से। ये मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ और मलक ज़ैन के ख़िलाफ़, जो ज़ैन मलक है जो मलक रियाज का दामाद है, इनके ख़िलाफ़ एक केस है कि कराची की एक प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया और वहाँ पर इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की और वहाँ इन्होंने उसको अपने जो बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किया। तो एक, क्योंकि ये मफरूर है इस केस के अंदर, ये जो कराची एहतसाब अदालत में केस है, 6 केसेस तो हैं ज़ैन मलक के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी के एहतसाब अदालत में थे। ये एक केस था जो कराची के एहतसाब अदालत में था और ये 2019 से जब से ये केस चल रहा है उसमें ये मफरूर है। इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और इन्होंने कहा था कि 265K की बरीयत की दरख्वास्त दी थी। अब जब इस केस के ऊपर समाअत हुए तो ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। दरख्वास्त क्यों वापस लेते हैं? दरख्वास्त इसलिए वापस ली जाती है कि हमने 6 केसेस में प्ली बारगेन हमारी हो रही थी, 3 केसेस में हमारी प्ली बारगेन एहतसाब अदालत रावलपिंडी इस्लामाबाद ने कबूल कर ली है, बाकी 3 में प्रोसेस चल रहा है। तो जब हमारी प्ली बारगेनिंग चल रही है तो हम इस मामले को भी प्ली बारगेनिंग के ज़रिए हल कर लेंगे। जो हमारी एक्यूटल की एप्लीकेशन हम इसको विड्रॉ करते हैं। अदालत ने विड्रॉ कर ली। साथ मामला आया, एक और दरख्वास्त दी हुई थी कि जी वो क्योंकि बैरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क होने के वजह से उनको जो लाइव उनकी जो है वो ऑनलाइन उनको लिया जाए और उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, या जो भी केस में प्रोसीडिंग्स हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको इजाज़त दी जाए। अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त खारिज कर दी और अदालत ने कहा है कि वो पहले आएँ, सरेंडर करें, अदालत में पेश हों और उसके बाद उनको केस को फेस करने की इजाज़त दी जाएगी। मिसाल दी गई कि जैसे आसिफ जरदारी के मामलात में वीडियो लिंक के ज़रिए इजाज़त दी गई तो उन्होंने कहा कि वो मामला अलग है और उसमें वो मुलज़िम इश्तिहारी या मफरूर नहीं है। यहाँ मफरूर मुलज़िम है, पहले वो सरेंडर करेगा और उसके बाद मलक रियाज के दामाद को वीडियो लिंक के ज़रिए रिलीफ मिलता नहीं मिलता, अदालत ने कहा ये हम बाद में देखेंगे और उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। अब इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।